वेलकम बैक टू एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलो क्लास शुरू करने से पहले फटाफट सब लोग अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और बहुत ध्यान से फोकस होके सुनना है और इम्पोर्टेंट बातों को नोट करना है। आज का टॉपिक है बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे तो जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेशन यानी मानव श्वसन तंत्र और श्वसन ये क्या होते हैं, कैसे होता है। ऑक्सीजन जब अपने अंदर जब लेते हैं तो किस रास्ते से जाता है, अंदर में उसका क्या होता है, फिर हमारे शरीर को वो कैसे मदद करता है, इन सारी चीजों को देखने वाले हैं। छोटे से छोटा बात से लेके इससे बड़ा से बड़ा बात सब कुछ आप इस लेक्चर में सीख जाओगे। तो आपको फटाफट चलो मैं शुरू करता हूं। बस अगर आपको अच्छा लगे तो किसी के पास शेयर जरूर करना और अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं आज का लेक्चर। इसके अंदर बच्चों सबसे पहला पार्ट है हम लोग की रेस्पिरेशन यानी श्वसन जो होता है, उसमें जो सांस लेना और सांस छोड़ने का जो प्रोसेस है, सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले बच्चों में जानना होगा कि सांस अंदर लेने में और अंदर सांस का प्रयोग करने में और सांस को छोड़ने में किन किन अंगों का प्रयोग होता है, कौन कौन से अंग के पार्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, सबसे पहले उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी मानव श्वसन तंत्र में कौन कौन से इंपॉर्टेंट या उनका डेफिनेशन क्या होगा, पहले ये देख लेते हैं, फिर उनके इंपॉर्टेंट पार्ट को भी देख लेंगे। इनका डेफिनेशन बोलोगे तो क्या होता है बच्चों के, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द बायोलॉजिकल सिस्टम। एक बायोलॉजिकल सिस्टम होता है कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्गन एंड स्ट्रक्चर्स यूज्ड फॉर गैस एक्सचेंज। यानी गैस जो हम लोग यानी जो हवा है ना, हवा जब अंदर लेते हैं ऑक्सीजन को और बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो इन प्रोसेस को बोलते हैं गैस एक्सचेंज। ठीक है, तो सारे गैस एक्सचेंज करने का काम यही पूरा सिस्टम करता है। हिंदी में अगर हम बात करें तो क्या होने वाला है बच्चों कि मानव श्वसन तंत्र वह जैविक प्रणाली है जो गैसों के आदान प्रदान यानी गैस एक्सचेंज के लिए जिम्मेवार होती है। यानी ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे आपको जब भी देखोगे कि आप हर एक दो 30 सेकेंड या 10 सेकेंड में आप क्या करते हो, सांस को अंदर की ओर लेते हो। तो सांस जब अंदर लेते हो तो ये अंदर जाता कैसे है, कौन कौन सा नाक में ऐसा क्या चीज होता है जो सांस को अंदर ले जाता है कि नहीं। तो वो सारे प्रोसेस को हम लोग देखने वाले और उनका काम क्या क्या होगा ये देखने वाले। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है इस सिस्टम का, तो इस सिस्टम का बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है ऑक्सीजन का सांस के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश। क्योंकि ऑक्सीजन ही बच्चों एक ऐसा चीज है जिसके बिना आप 4-5 सेकेंड 10 सेकेंड भी अपने लाइफ को क्या नहीं कर सकते हो, सरवाइव नहीं कर सकते हो। ठीक है, यानी फर्स्ट इसका फंक्शन बोले इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन को ही बच्चों O2 लिखते हैं ना, O2 नीचे छोटा सा सफिक्स में लिखते हैं ना, ये वाला इसको बोलते हैं O2। ठीक है, ऑक्सीजन दो मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होता है इसलिए इसको O2 बोलते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट का इसका फीचर है बच्चों या इनका फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी एक्सहेलेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर के अंदर से उसको बाहर निकालना। क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर भर जाएगा बच्चों तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा ना, यानी याद तो क्या करेगा, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया शरीर के अंदर तो उसको बाहर करने का काम कौन करता है बच्चों, यही रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ हर एक पार्ट करता है। चलो अब तीसरा इंपॉर्टेंट काम इसका बोले तो क्या होगा बच्चों, सेल्यूलर रेस्पिरेशन करना, यानी कोशिकीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन की पूर्ति करना। ये बच्चों जितना बोलूं ना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और मैं एक एक करके इसके हर एक पार्ट को समझाने वाला हूं बच्चों। ये मत सोचना कि सर इतना ही पर, एकदम पूरा डिटेल बताने वाला हूं कि किस प्रकार से सेलुलर रेस्पिरेशन में सपोर्ट करता है ऑक्सीजन, ये भी देखने वाले हैं कि ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तब भी ये सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होगा, ये भी हम लोग इसमें बहुत आसानी से क्या करेंगे, देख लेंगे। फिर इसके आगे और क्या इसका लाभ है वो भी देख लेते हैं। लैरिंक्स जिसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स, तो लैरिंक्स या जो वॉइस बॉक्स होता है वो प्रोड्यूस करता है साउंड,
कब? जब हवा अंदर लेते हो। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज आप सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो? तो ये किससे हो रहा है? जो हम सांस अंदर ले रहे हैं ना, वही सांस क्या होता है, वाइब्रेट करता है, तो अलग अलग प्रकार का आवाज निकालता है। हाँ, उसके लिए एक गले में एक पार्ट होता है जिसका नाम है लैरिंक्स। साइंटिफिक शब्दों में उसको लैरिंक्स बोलते हैं, और हिंदी में या सिंपल लैंग्वेज में उसको वॉइस बॉक्स या जिसको क्या बोलते हैं, वर यंत्र भी कहते हैं। और एक लास्ट इसका फीचर समझ में आ गया। अब इसके हम लोग बात करते हैं बच्चों कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या श्वसन तंत्र है, इसके कितने इंपॉर्टेंट पार्ट। तो बच्चों मैंने इसके जो पार्ट हैं उसको दो भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, एक आउटर पार्ट का बात कर रहे हैं और एक इनर पार्ट का या लोअर पार्ट का बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात कर लेता हूं। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बच्चों चार इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पहला होता है नॉस्ट्रिल्स, जिसे नाक का छेद कहते हैं, जो नाक में जो होल दिखता है दो, इसी को बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में नॉस्ट्रिल्स। दूसरा होता है बच्चों नेसल कैविटी, कैविटी यानी नासिका गुहा। इसके अंदर में जाओगे नाक के अंदर में बच्चों, जैसे देखो ये जो दिख रहा होगा पिक्चर के अंदर ये वाला, इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग नासिका गुहा। और तीसरा होता है फेरेंक्स, जिसको ग्रसनी बोलते हैं। यानी एक ऐसा प्लेस होता है बच्चों इस जगह पे, राइट, इस जगह पे एक पाइप है पतली सी जो पीछे से जाती है, उसमें हवा भी उसी माध्यम से अंदर जाता है, और खाना जो खाते हो ना बच्चों, वो भी उसी पाइप से अंदर जाता है, यानी दोनों सेम पाइप से जाता है। उसके अगला पार्ट में जाने वाला बच्चा होता है लैरिंक्स, जिसे हम लोग स्वर तंत्र कहते हैं। यहाँ आने के बाद बच्चों आप देखोगे, देखो इस जगह पे है ना, यहाँ पे आने के बाद एक पतली सी पाइप होती है, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन जाता है। वैसे दोनों पाइप बच्चों ऐसे कनेक्टेड होता है, दोनों पाइप क्या होता है बच्चों, कनेक्टेड होता है। देखो यहाँ से देखो ना ध्यान से, ये वाला यहां तक जो ऑक्सीजन आता है ना बच्चों, यहां तक समझो, यहां तक दोनों सेम आता है, राइट। यहां आने के बाद क्या होता है कि ये पाइप एक अलग चला जाता है, खाने खाने वाला पाइप ये हो गया, और सांस लेने वाला पाइप जो होता है बच्चों वो अलग हो जाता है। इसीलिए कभी देखे होंगे कि जब आप कभी आपको खाना खाते वक्त हिचकी आ गया, तो चावल जो होता है या सब्जियां जो होती है वो नाक से बाहर निकलती है, यानी वो कौन सा में चले जाते हैं बच्चों, वो सब्जियां वो लैरिंक्स या स्वर तंत्र वाली नली में चली जाती है और वो नाक से फिर बाहर निकलती है। इसीलिए कहा जाता है खाना खाते समय बातें नहीं करना चाहिए, ये बहुत हार्मफुल होता है। बोलो क्यों? क्योंकि जब बच्चों होना क्या है कि जब आप खाना खा रहे हो और अगर ये गलती से जो खाना है वो सांस वाले में चला गया, तो जो खाना जो है वो नाक से बाहर निकलेगा और जाके नाक वाले पाइप में कहीं जम गया ना, तो फिर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी और आपको सफोकेशन होगा, और हो सके अगर ये ज्यादा सीरियस इशू हो गया तो आपकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए खाना खाते समय बहुत ध्यान से खाना खाना चाहिए। तो ये चार पार्ट समझ में आ गया बच्चों। तो नाक का काम क्या होता है, नॉस्ट्रिल का क्या काम होता है बच्चों, तो नॉस्ट्रिल का काम होता है बच्चों जो हवा एटमॉस्फेयर में है, वातावरण में है, वहां से ऑक्सीजन को क्या करना बच्चों, खींच करके शरीर के अंदर भेजना। बच्चों एक बात ध्यान में रखना कि एक होता है नेसल कैविटी, यानी नासिका गुहा। तो नासिका गुहा का काम क्या होता है बच्चों, जो हवा जो हमने लिया उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होंगे, है ना, तो उसको क्या करना है बच्चों, फिल्टर करना है और हवा को थोड़ा गर्म करना है, क्योंकि गर्म करोगे ना तभी वो हवा आगे जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नाम का चीज होता है, उसके वजह से हर बच्चों हवा अंदर की ओर जाता है। एंड मॉइस्चर इन द एयर, ठीक है, हवा को छानता है, गर्म और नम करता है, ठीक है। और तो अब जो नाक में जो पतले पतले जो हेयर होते हैं बच्चों, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो क्या करते हैं, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उन सब को क्या करते हैं बच्चों, उन सबको वहां पर रोकने का काम करते हैं। तो नेसल कैविटी का या नासिका गुहा का सिंपल काम होता है बच्चों, जो हवा आपने लिया उसको फिल्टर करना और उसको थोड़ा सा वार्म कर देना, ठीक है। तीसरा होता है फेरिंक्स, जिसे ग्रसनी कहते हैं। मैंने बताया ये हवा और खाना दोनों का एक कॉमन पैसेज, जैसे यहाँ नाक से हवा लिया और यहाँ मुंह से खाना, तो दोनों जब पीछे जाओगे इस जगह पे बच्चों, दोनों देखो इस जगह पे आके दोनों मिल गया ना इस जगह पे। हाँ, तो ये इसी को बोलते हैं बच्चों हम लोग क्या, फेरिंक्स या कॉमन पैसेज, भोजन और हवा का साझा मार्ग बोलते हैं। यहां आने के बाद हवा अलग जाता है और यहां से ऑक्सीजन जो है बच्चों वो अलग चला जाता है। तो उसी, तो जहां ऑक्सीजन जिसमें जाता है उसको बोलते हैं लैरिंक्स, है ना, और बाकी जो खाना जिसमें जाता है उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग
क्या, ओसोफेगस, या जिसे ग्रास नली कहते हो। क्लियर है? तो ग्रास नली वाला मैंने पहले बता चुका हूं। तो ये स्वर तंत्र में जो है वो इस फेरिंक्स के बाद यानी ग्रसनी के बाद जो स्वर यंत्र होता है वहां से हवा अंदर जाता है। तो पहले 4 पार्ट क्लियर हो गया बच्चों कि हवा कैसे कैसे अंदर जा रहा है और कैसे वो हमारे बॉडी के लिए हेल्प है। चलो अब दूसरा जो पार्ट होता है बच्चों, हाँ दूसरा, एक मिनट, दूसरा पार्ट कहां चला गया? चलो ये फ्लो चार्ट आ गया, राइट। हाँ दूसरा पार्ट ये वाला है, ठीक है। मेजर पार्ट्स में अगर इसका मैं देखने का दिखाने का बात करूं तो 4 तक मैंने बता चुका था बच्चों, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, यही 8 मेजर पार्ट्स हैं जिससे पूरा हवा अंदर जाता है और अंदर से बाहर निकलेगा। अभी वो कहा लैरिंक्स से हवा अंदर पहुंचा है। लैरिंक्स से जब हवा अंदर जाता है बच्चों, उसका इमेज बताता हूं, ये है लैरिंक्स, ठीक है, लैरिंक्स। तो अब लैरिंक्स यहां तक देखो मिल गया था बच्चों, यहां तक है ना। अब यहां से देखो इसको बोलते हैं बच्चों ट्रैकिया। क्या बोलते हैं इसको? ट्रैकिया। यानी लैरिंक्स और जिस जगह पे जाके क्या करता है, एक मोटी सी पाइप में, इस प्रकार की पाइप में खुलती है और इसी को हम लोग एक नाम जानते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं ट्रैकिया, या हिंदी में बोले तो श्वास नली। ओरिजिनली विंड पाइप भी इसको हिंदी में आप कह सकते हो। यानी इस प्रकार का जो यहाँ गला में इस प्रकार का दिखता है ना बच्चों, इस प्रकार का एक लेयर में इस प्रकार से गोल गोल स्प्रिंग टाइप का, इसी को बोलते हैं श्वास नली या ट्रैकिया। यानी बाइंडिंग कैरी एयर टू लंग्स, यानी हवा को बाइंड करके मतलब एक जगह पे इकट्ठा करता है और उसको लंग्स तक ले जाने का काम ये करता है। अब ये ट्रैकिया जो है बच्चों, ये जो ट्रैकिया है ये 2 अलग अलग पाइप तरीके से इधर उधर कन्वर्ट हो जाता है, एक इधर और एक इस लंग्स में जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, जो ये 2 पाइप में इधर कन्वर्ट हो गया बच्चों, इसको बोलते हैं ब्रोंकी। क्या बोलेंगे? ब्रोंकी या श्वास नलिकाएं। यहां तक कोई दिक्कत है? मैंने क्या बताया कि इस प्रकार से पहले पाइप निकला, ठीक है। अब ये पाइप 2 अलग अलग पाइप में कन्वर्ट हो गया, यही पाइप। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे बच्चों? इसको ट्रैकिया या श्वास नली बोले। और इन दोनों पार्ट का अलग नाम हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ब्रोंकी। ब्रोंकी बोले या ब्रोंकी को हिंदी में क्या बोलते हैं? श्वास नलिकाएं। इन दोनों को बोलते हैं श्वास नलिकाएं। यानी ट्रैकिया जो है जब डिवाइड करता है तो उसके दोनों डिवीजन का नाम क्या बच्चों? ब्रोंकी। कितना बार ये सवाल ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है। अब ये ब्रोंकी फिर से क्या करता है बच्चों? और भी छोटे छोटे ब्रांच में डिवाइड, अब ये ब्रोंकी फिर से ऐसे ऐसे अलग अलग ब्रांच में क्या करेगा? कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रोंकी भी क्या करेगा? अलग अलग ऐसे ऐसे बहुत सारे पतले पतले अलग अलग ब्रांच में कन्वर्ट होगा। तो इस जो अलग अलग जो ब्रोंकी, अब ब्रोंकी जो डिवाइड करके और भी पतला पतला, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है इस प्रकार से दिख रहा है जी। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स। और हिंदी में बोले तो सूक्ष्म नलिकाएं। इनका काम क्या होता है बच्चों? इसकी स्मॉलर ब्रांचेस होते हैं ब्रोंकी फेफड़ों के अंदर में, यानी पतली पतली ये होती है। अब इनका एक एक का काम बताएंगे बच्चों, इनका काम क्या है। पहले मैं इनके पार्ट्स को समझा रहा हूं कि पार्ट्स क्या क्या पार्ट्स होते हैं, मेजर पार्ट। तो 4 लैरिंक्स तक मैं बता चुका था। लैरिंक्स आगे आने के बाद बच्चों वो हवा को कहां छोड़ देता है? इस ट्रैकिया में छोड़ देता है, यानी श्वास नली में छोड़ देता है। तो श्वास नली गोल गोल होता है। इस ये जब श्वास नली यानी ट्रैकिया 2 अलग अलग नली में कन्वर्ट होता है, इन दोनों नली को कंबाइन रूप से हम लोग ब्रोंकी या श्वास नलिका कहते हैं। और ये ब्रेंकी जो है यानी जो श्वास नलिकाएं हैं और कई पतले पतली नलिकाओं में ये क्या होते हैं? बाद में कन्वर्ट होते हैं। और इन दोनों बाद के पतली पतली नलिकाओं को एक अलग नाम से जानते हैं बच्चों, इसको ब्रोंक्यूल्स या सूक्ष्म नलिकाएं कहते हैं। और इन सूक्ष्म नलिकाओं में अंगूर के गुच्छा जैसा गुब्बारा इस प्रकार का शेप तुमको दिखेगा। किसमें? इन ब्रोंक्यूल्स में। अंगूर का गुच्छा देखे हो ना बच्चों, इस प्रकार से लटका हुआ है बहुत सारा, इस प्रकार से। हाँ, तो जो जो ब्रोंकी के अंदर बच्चों अंगूर के गुच्छे जैसे जो आकृति होती है उसी को बोलते हैं एल्वोलीज या वायु पुटिकाएं। हिंदी में क्या बोलते हैं? वायु पुटिकाएं। और इंग्लिश में बोलते हैं एल्वोलाइज, ठीक है। और यही सब मिल के बच्चों क्या बनाता है? लंग्स बनाता है। जैसे ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, है ना, एल्वोलाइज, ये सब क्या बच्चों? यही तो लंग्स के पार्ट हैं। देखो ना, लंग्स के अंदर ही तो यही चीजें हैं। ये फेफड़ा का पार्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ।
जनरली फेफड़ा दो होता है बच्चों, एक होता है इधर वाले को लेफ्ट साइड वाला बोलते हैं लेफ्ट लॉब, इधर वाले को राइट लॉब। आपको लग रहा है उसे राइट में है, नहीं, आप सामने से देखोगे तो वो आपके लेफ्ट में आएगा। और ये बच्चों एक बात बताता हूँ, ये थोड़ा सा छोटा होता है। जो लेफ्ट लोब होता है यानी बाया वाला फेफड़ा होता है, क्यों? क्योंकि आपको पता है था ना कि हार्ट जो है बच्चों इसी जगह पे, ह्यूमन हार्ट जो है वो थोड़ा सा बाएं साइड में टिल्टेड होता है, इसीलिए उस बाएं फेफड़े के पास क्या हो जाता है, एक नोच आ जाता है, एक गड्ढा आ जाता है, जिसे हम लोग कार्डियक नोच या हृदय से संबंधित गड्ढा उसको एक नाम देते हैं। तो ये बात समझ में आ गया बच्चों। यानी अगर आप पूरा फ्लो चार्ट का अगर बात करोगे तो मैं एक फ्लो चार्ट बता दिया कि सबसे पहले हवा जो है नॉस्ट्रिल यानी नासिका से कहाँ आएगी, फिर नेसल कैविटी यानी नाक के अंदर ये जो पतली सी छेद अंदर गई है इसको बोलते हैं यहाँ गई। इसके बाद ये फेरिंग्स में गई, फेरिंग्स मतलब जिसमें हवा और खाना एक साथ जाए उसको फेरिंग्स बोलेंगे। उसके बाद वो लैरिंग्स में चला जाता है यानी सिर्फ हवा वाला। उसके बाद ट्रैकिया यानी जो ये वाला इसको ट्रैकिया बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। हाँ, तो ये ट्रैकिया में चला गया। ये ट्रैकिया फिर से दो अलग अलग डंडे में कन्वर्ट हो गया, इसको हम लोग क्या बोले बच्चों, ब्रोंकी बोलते हैं। अब ये ब्रोंकी में भी पतले पतले डंडे निकलते हैं, बहुत सारे पतले पतले ऐसे ब्रेक, ये आगे पूरा कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। और इस ब्रोंक्यूल्स के अंदर मैंने बताया कि हर एक ब्रोंक्यूल में एक अंगूर के गुच्छे जैसी आकृति बनती है जिसे एल्वोलाइज कहते हैं। और यही एल्वोलाई जो है ना बच्चों हमारे ह्यूमन लंग्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अल्वोलाइज के बाद इन सब को हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके से लंग्स, इसी को बोलते हैं। इनका कंबाइंड फीचर, इनको हम लोग लंग्स बोलेंगे बच्चों। चलो अब हम लोग इनमें एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसको बोलते हैं बच्चों डायफ्राम या हिंदी में वक्षावरण। जैसे देखो ये फेफड़े के नीचे एक अलग मस्कुलर बॉडी दिख रही है, दिख रहा है ये मसल टाइप का, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चों, ये मसल टाइप का दिख रहा है फेफड़े के अंदर, डायफ्राम। तो देखो कि जब आप सांस को अंदर छोड़ोगे तो यहाँ जो जब नीचे चेस्ट के नीचे पकड़ोगे तो कुछ अलग फील होगा, कुछ नीचे और कुछ ऊपर जा रहा है, उसी को बोलते हैं बच्चों डायफ्राम। यानी श्वसन, यानी वक्षावरण जो है वो श्वसन की एक मांसपेशी यानी प्रकार का मसल्स होता है। अब ये होता क्या है, इसका काम होता है बच्चों, इनहेल करोगे तो क्या होगा, जब तुम सांस को अंदर लोगे, जब सांस को अंदर लोगे तो ये क्या करेगा बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो देखो ना, जैसे आप सांस लोगे ना तो देखोगे नीचे से ये क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा यानी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी किधर मूव करेगा बच्चों, डाउनवर्ड मूव करेगा। जब सांस को लोगे यानी लंग्स क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। कहाँ एक्सपैंड करेगा, फेफड़े के अंदर। यानी जब तुम सांस लोगे तो ये थोड़ा सा बच्चों क्या करेगा, मतलब ये डाउनवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्या हो जाएगा कि लंग्स को एक काफी स्पेस मिल जाएगा, जगह मिल जाएगा, और जितना जगह मिलेगा वो उसमें उतने ज्यादा क्या मिलेंगे, हवा भरना शुरू हो जाएंगे। इसका काम यही होता है बच्चों कि जब सांस लो तो इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देना है ताकि, और जब सांस छोड़ना होगा तो ये क्या होगा बच्चों, रिलैक्स होकर ज्यादा स्पेस करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वहां से बाहर निकल जाएगा। यानी एक्सहेलेशन यानी सांस छोड़ोगे जब, तब ये क्या हो जाएगा बच्चों, रिलैक्स हो जाएगा और ये ऊपर की ओर मूव करेगा, और लंग्स क्या करेगा बच्चों, हवा को पुश आउट कर देगा यानी अपने शरीर से बाहर कर देगा। अब ये जो प्रोसेस कैसे होता है, कहाँ होता है, इंपोर्टेंट वाला पार्ट कौन था, ये जो मैंने 8 पार्ट बताया बच्चों, ये जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो 8 पार्ट बताया ना, 8, उस 8 में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, जो गैस को एक्सचेंज करने का काम करता है, यानी ऑक्सीजन को इन कराता है, ऑक्सीजन को रखता है और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर ले जाता है। तो होता कहाँ है, तो ये होता है बच्चों हमारे शरीर के अंदर। हमने बताया था कि जो, क्या बताया था मैंने, जो एल्वोलाइज होते हैं, एल्वोलाइज होना जो अंगूर के गुच्छे जैसा, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ, ट्रैकिया के बाद क्या मिला था बता, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद मैंने क्या बताया था आपको, ट्रैकिया जो होता है इस प्रकार से होता है ना, यहाँ 2 पार्ट ये कन्वर्ट हो जाता है और ये फिर पतले पतले अलग अलग हो, इसको बोलते हैं ब्रोंकी, और यहाँ और पतला पतला डंडन इसे ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल में अंगूर के गुच्छे जैसी आकृति जो होती है उसी को बोलते हैं अल्वोलाइज। तो अगर मान लो एक अल्वोलाइज को ध्यान से देखो,
यही है बच्चों क्या आपका, देखो इसे बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ये क्या है, ब्रोंक्यूल्स है। इस ब्रोंक्यूल में देखो अंगूर के गुच्छे जैसा लटका हुआ है, जितना ब्रोंक्यूल होगा उतना ये वाला जो होता है बच्चों, ठीक है, ये होता है अल्वलाइज। क्या होता है, अल्वलाइज। और ये अगर इसको एक अगर ध्यान से देखोगे एक बच्चों, तो इसके अंदर क्या होता है देखो, है ना, इधर से ऑक्सीजन इसके अंदर गया, यहाँ पर ये क्या होता है, डिफ्यूजन या विसरण की प्रक्रिया होती है, और ये ऑक्सीजन को अंदर रख लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को यहां से बाहर कर देता है। वही लिख रहा है कि इन द एल्वोलाइज ऑफ लंग्स आर टाइनी एयर सैक सराउंडेड बाय कैपिलरीज, यानी इसके पास क्या होता है, एक प्रकार का वो स्पंज देखे हो, हाँ, तो स्पंज में क्या देखोगे कि बहुत पानी सोखने का क्षमता होता है। उसी प्रकार से अल्वलाइज में ना बहुत पतला पतला जो होता है ना बच्चों, बीच में जगह होता है, ठीक है, और उसी जगह में क्या करता है, ये हवा को फंसा के रखता है। समझ लो कि नहीं, यानी एयर सैक्स होता है, हवा को बांध के रखने का उसके पास एक प्रकार का बोरी टाइप का होता है, छोटे छोटा होता है ना, कॉर्क टाइप का, उसमें भर के रखता है, जैसे जरूरी पड़ा उसको दे दिया, ठीक है। यानी कहते हैं बच्चों कम से कम कितना इसका बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है, यानी हमारे शरीर से कई, अगर ये सारे को एक्सपेंड कर दिया जाए तो हमारे शरीर से कई गुना इनका ज्यादा साइज हो जाएगा बच्चों, इतना मिलियंस में होते हैं ये अल्वलाइज। तो इनमें क्या क्या होता है बच्चों, कौन कौन से गैस इनमें इन्वॉल्व होते हैं, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बच्चों ये शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ले रहे हैं, अब ये होता कैसे, ये प्रोसेस, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, वही बात मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता है बच्चों, इनहेलेशन, यानी सांस लेते हैं। जब हवा हमको हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है और वो ब्लड के अंदर पहुंच जाता है, किसके हेल्प से, ये जो वाला है ना, ये गुब्बारा टाइप की आकृति वाला, उसमें उसमें ऑक्सीजन चला गया, सांस लोगे तो ऑक्सीजन उसमें भर जाएगा, और जब ये भर जाएगा तो ये क्या होते हैं बच्चों, जितने जो ब्लड वेसल्स होते हैं डायरेक्टली उससे ये कनेक्टेड होते हैं, क्या होते हैं, उससे कनेक्टेड होते हैं, और यहां से ये इसी पाइप के तहत ये ऑक्सीजन को बच्चों ब्लड के कैपिलरीज के अंदर वो क्या कर देते हैं, फ्यूज कर देते हैं, और वो कैपिलरीज जो है वो आर्टरीज के अंदर डाल देता है, आर्टरीज जो है उस उसको पूरे बॉडी के अंदर शरीर खून के साथ हवा को भेज देता है। उसके बाद फिर से जब यह ब्लड इसमें आता है ना, फिर से मैं बताता ना कि ब्लड फिर से यहाँ पर आया लंग्स के पास, तो लंग्स के पास ब्लड क्यों आता है बच्चों, प्यूरिफाई करने के लिए, यानी ऑक्सीजन को इन करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से बाहर निकालने के लिए ही हमेशा हर एक, जब एक साइकिल ब्लड लगाता है तो एक बार किसके पास आता है, लंग्स के पास आता है। फिर लंग्स के पास वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून लेके आया, और आया तो एक कैपिलरीज के हेल्प से क्या हो गया, ये आ गया किसमें, एल्वलाइज में, और एल्वलाइज क्या किया बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लिया और ऑक्सीजन को उसमें फिर से क्या कर दिया, दे दिया, और फिर से अब वो, अब बोलोगे सर इसके अंदर क्या भर गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब सांस छोड़ोगे बच्चों तो ये फिर से वापस अपनी जगह से क्या कर देगा, सांस के तहत जब एक्सेल करोगे तो दूसरे स्टेप में क्या होगा बच्चों, वो सांस से बाहर निकल जाएगा। ये प्रोसेस होता कैसे है, क्या इसके लिए हमारे शरीर में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्या सांस को अंदर लेने के और सांस को बाहर छोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी का जरूरत है, बोलोगे सर ना ना, इसके लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, यानी ये प्रोसेस होता है एक अपने आप, जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन या प्रसरण। ये क्या होता है बच्चों, डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है हमारे शरीर में, जो हीमोग्लोबिन है पता है ना खून के अंदर, उससे ये जुड़ जाता है, और जुड़ के वो क्या करता है बच्चों, वो ब्लड के साथ एल्वलाइज में चला जाता है, या कार्बन डाइऑक्साइड भी उससे क्या होता है, हीमोग्लोबिन से जुड़ के और एल्वलाइज में आ जाता है। एल्वलाइज उसको क्या करता है, वहां पे गैस को डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या करता है, एक्सचेंज कर देता है, और उसके बाद जब हम एक्सहेलेशन करते हैं यानी सांस को बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वहां से बाहर निकल जाता है, नाक से यानी नॉस्ट्रिल से। एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों, ये तो ध्यान रखना जो मैंने अभी बता दिया आपको, कि एक्सचेंज अकर बाय सिंपल डिफ्यूजन फॉलो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी हाई टू लो, यानी क्या कहता है कि ये डिफ्यूजन प्रोसेस से गैस एक्सचेंज होता है बच्चों, और ये क्या करता है,
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करता है, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर फॉलो ये बहता है। तो जब हमारे फेफड़ों के अंदर, एल्वेलाइज के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, और बाहर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड इसके रेस्पेक्ट में उसका कंसंट्रेशन कम है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में क्या होता है बच्चों, गैस अपने आप फ्लो करने लगता है। कैसे? जैसे आप एक लोहे को एक साइड गर्म करो तो वहां पर उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, जिधर कम टेम्परेचर है उधर वो अपने आप क्या होने लगता है बच्चों, गर्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर क्या करता है, फॉलो करता है। तो वही चीजें यहाँ होती है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, यानी ये एक प्रकार का पैसिव प्रोसेस होता है, यानी एक्टिव प्रोसेस नहीं होता है। जैसे बताया था ना, फ्लोएम जो होता था बच्चों, याद है फ्लोएम और जाइलम, तो फ्लोएम के जो सेल होते थे वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करते थे, यानी उनको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती थी, जबकि जो जाइलम के सेल होते थे वो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन करते थे, यानी उनको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती थी, वहां पर भी डिफ्यूजन प्रोसेस से ही ये सारा काम हो जाता था। तो समझ में आ गया बच्चों कि कैसे ऑक्सीजन अंदर गया और कैसे बाहर निकला। चलो अब हम लोग बच्चों जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेस्पिरेशन का, कि जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर आता है तो कैसे हमारे बॉडी को हेल्प करता है, इसका रिक्वायरमेंट क्या है ना। तो सबसे पहले श्वसन की परिभाषा देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच, इसका यूज करके सेल ब्रेक ग्लूकोज यूजिंग ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, यानी जो आपने ग्लूकोज लिया, यानी जो एक तरीके से कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, जब खाना खाते हो तो शरीर में यही चीज ना आता है। हाँ, तो उन सारे खाने को अब क्या करोगे, सीधे आपका शरीर यूज नहीं कर पाएगा, उसको क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, एक एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उस तो कैसे होगा, उसके लिए बच्चों उस चीज को ब्रेक करना होगा, और भी महीन करना होगा, तोड़ना होगा, ब्रेक डाउन करना होगा, और इसको ब्रेक डाउन करने के लिए बच्चों ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है। आप ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी उसका ब्रेक डाउन कर सकते हो, लेकिन जैसे ये सिर्फ उसी प्रकार से होगा कि जब आप देखे होंगे जब कोयला जलता है और उस समय अगर हवा नहीं होता है तो कैसा वो, क्या वो ठीक से जल पाता है, नहीं, ज्यादा हीट भी नहीं देता है वो। उसी प्रकार से गैस चूल्हा में भी देखोगे, और अगर भरपूर ऑक्सीजन है तो बहुत आसानी से वो चीज क्या होता है, जलता है, यानी ज्यादा हीट मिलेगा। इसीलिए जो रेस्पिरेशन होता है, यानी ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होगा, है ना, टूटेगा वो स्मॉलर पार्टिकल में, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा, कम से कम चीज को वो बर्बाद करेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो, यानी रेस्पिरेशन का मतलब हो रहा है यहाँ पे कि जो ग्लूकोज हमारे शरीर के अंदर बना है खाना खाने के बाद, उसको एनर्जी शरीर यूज करने के जैसा तक कन्वर्ट करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस का नाम है रेस्पिरेशन। अब ये रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है बच्चों, तो ये दो टाइप का होता है। दो ही टाइप का क्यों, कि अगर वो या तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा या ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा बच्चों तो उसे हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन या वायवीय श्वसन कहते हैं। यानी वायवीय श्वसन के अंदर क्या होता है बच्चों, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो ग्लूकोज है, यानी जो शर्करा है, वो ब्रेक करता है, टूटता है, और टूटने के बाद बच्चों हमको एनर्जी मिलता है, और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारा शरीर क्या करता है, बनाता है, और वाटर भी मिलता है। बट जो यहाँ एनर्जी मिलता है बच्चों, उसको एक अलग नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एटीपी। एटीपी याद रखिएगा, एटीपी क्या है, कि जो भी ग्लूकोज हमारे शरीर के अंदर मिला, जब खाना का पाचन होता था तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स ऐसा मिलता था ना, हाँ याद करो, तो उसमें से उसको हमारा शरीर यूज नहीं कर सकता, उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसको फिर से ब्रेक डाउन करना होगा, और वो ब्रेक डाउन करने का प्रोसेस श्वसन कहलाता है। और जब उसके बाद जो एनर्जी मिलेगा, उस एनर्जी का नाम बोलते हैं बच्चों एटीपी, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों इसका डेफिनेशन, इसका फुल फॉर्म भी कई बार
पूछा जाता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन समझ में आ गया बच्चों कि जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ, यानी ऑक्सीजन भी उसको भरपूर दिया गया और रेस्पिरेशन हुआ, तो उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा होता है बच्चों एनएरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन, यानी जिसमें ऑक्सीजन के बिना ही क्या हो जाता है, एनर्जी को क्या कर देते हैं हम लोग, मतलब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो इस केस में बच्चों क्या होगा, इस केस में थोड़ा कम एनर्जी मिलता है और अवायवीय श्वसन जो होता है जनरली बच्चों ईस्ट करता है। ईस्ट समझते हो, ये जो ब्रेड वगैरह, जो ब्रेड में जो फूल जाता है ना, ब्रेड को देखो, ब्रेड फूलता है कि नहीं देखे हो, तो फूलने का उसमें ईस्ट होता है, ईस्ट डाला जाता है। ईस्ट क्या करता है, उसको फैलाने में काम करता है। तो अगर अवायवीय श्वसन का एग्जांपल बोलेंगे बच्चों तो वो ईस्ट में होता है। वायवीय श्वसन जो है बच्चों, मैक्सिमम लिविंग बीइंग जो होते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। क्लियर है? चलो, अब ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन वो कैसे होगा वो भी हम लोग देखते हैं बच्चों। वायवीय श्वसन में हमारे शरीर के अंदर वो ग्लूकोज कैसे कैसे टूटता है कि अगर पूरा ऑक्सीजन मिला तो क्या हुआ, अगर थोड़ा कम ऑक्सीजन मिला तो क्या हुआ, और अगर एकदम ही ऑक्सीजन नहीं मिला तो क्या हुआ। तो चलो एक एक करके देखते हैं तीनों केस को। तो सबसे पहले बच्चों हमको क्या मिल गया, ग्लूकोज यानी शर्करा। तो शर्करा मिला यानी ग्लूकोज मिल गया, ये कहा जाएगा बच्चों, हमारे सेल के अंदर जाएगा। पता है ना हमारे बॉडी में बहुत सारा ये सारे जो ब्रेक डाउन हो रहा है वो कहां पे होगा बच्चों, सेलुलर लेवल पे होगा, यानी सेल में होगा। तो सेल के अंदर बहुत सारे लिक्विड टाइप के मटेरियल होते हैं, उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, याद है ना बच्चों। हाँ, इसमें एक और होता है जिसको बोलते हैं बच्चों साइटोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा। तो साइटोप्लाज्मा में जब बच्चों ग्लूकोज जाता है तो ग्लूकोज क्या होता है बच्चों, ब्रेक हो जाता है और वो क्या बनता है बच्चों, पाइरुवेट बनता है। पाइरुवेट क्या है, एक सब्सटेंस है भाई। जैसे आग जलाओगे तो पहले कोयला बनता है, उसके बाद वो राख बनता है। तो उसी प्रकार से जब ग्लूकोज को तोड़ोगे तो साइटोप्लाज्मा के अंदर वो ब्रेक होता है बच्चों, तो क्या बनता है, पाइरुवेट बनता है। और पाइरुवेट में जो पहले ग्लूकोज के अंदर कार्बन 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, अब पाइरुवेट में सिर्फ 3 कार्बन मॉलिक्यूल ही बचता है, बाकी वो एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका होता है। सिर्फ 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो अभी भी ब्रेक होना बाकी होता है और बाकी जो है ब्रेक होके डायरेक्ट एनर्जी दे देता है साइटोप्लाज्मा के अंदर ही। अब ये 3 जो बचा ना, इससे हमको एनर्जी लेना होगा तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए पहला हम कोशिश करते हैं कि ऑक्सीजन देते ही नहीं, एकदम ऑक्सीजन नहीं देंगे। तो एकदम ऑक्सीजन नहीं देंगे तो उस प्रकार का श्वसन कहाँ होता है बच्चों, तो बोलोगे सर वैसा श्वसन जो है वो तो ईस्ट में होता है, अभी मैंने बताया था। तो उसमें क्या होता है बच्चों, इथेनॉल यानी एक प्रकार का बॉडी के अंदर अल्कोहल बनता है और बाकी मैंने बताया एनर्जी तो मिलेगा ही मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा। अभी भी देख लो जो इथेनॉल जो आपको दिख रहा है बच्चों, ये इथेनॉल में अभी भी कार्बन जो है वो पूरा ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, अभी भी दो दो कार्बन अभी भी उसका बचा हुआ है। लेकिन अगर थोड़ी बहुत ऑक्सीजन अगर दिए तब ये पाइरुवेट कैसे ब्रेक होगा बच्चों, अगर थोड़ा कम ऑक्सीजन उसको मिला तो ये ब्रेक डाउन पता कैसे होता है बच्चों, ये ब्रेक डाउन हो जाता है ह्यूमंस के मसल्स जो होते हैं ना बच्चों, मसल्स के अंदर जनरली ये इस प्रकार का श्वसन होता है और इसमें हमारा बॉडी, हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड बनता है। इसे देखो कि जब आप बहुत तेजी से कभी दौड़ते होगे तो क्या होता होगा कि जहां जहां मसल्स है वहां पे बहुत पेन होता है बाद में। तो पेन होने का कारण पता है क्या होता है बच्चों, लैक्टिक एसिड का जमा हो जाना। अब बोलोगे सर लैक्टिक एसिड कैसे जमा हो गया, अपने से कहां से आ गया, तो बच्चों मैंने बताया कि आपके शरीर जब दौड़ रहे थे तो आपके पैर के या जो हम मसल्स वाले पार्ट जब हिल रहा था उसको ज्यादा एनर्जी का जरूरत था और आपके बॉडी में उस पार्टिकुलर समय में उतना ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था। अब ऑक्सीजन उतना नहीं था तो क्या कर दिया, ऑक्सीजन की कमी में ही क्या कर दिया, ग्लूकोज को तोड़ दिया और एनर्जी उसको दे दिया। उसी वजह में क्या बन गया उस जगह पे बच्चों, उस मसल्स के उस पार्ट में क्या बन गया, सर उस जगह पे बन गया लैक्टिक एसिड। और वही लैक्टिक एसिड बच्चों हमारे छिद्रों को बंद कर देते हैं और मांसपेशियों में ऐंठन होता है, यानी जर्कनेस महसूस आपको होती है। और अगर मान लो कि इसको पूरा ऑक्सीजन दिया जाए, एकदम भरपूर ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना ले लो, ठीक है, तो बच्चों
पूरा का पूरा ये पायरुवेट जो है का तीनों कार्बन जो बचा हुआ था वो सारा ब्रेक हो जाता है और पूरा वो एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है बच्चों। और ये काम होता कहाँ है? सेल में एक इंपॉर्टेंट पार्ट बताया था बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हमारे बॉडी का पावर हाउस भी कहते हैं, वहां पे ये काम होता है। तो याद रखना कि जब ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो अगर एक भी ऑक्सीजन नहीं दोगे तो ईस्ट में उस प्रकार का श्वसन होगा और वहां पर क्या बनता है बच्चों? इथेनॉल यानी अल्कोहल बनता है, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड तो। और थोड़ा बहुत अगर दोगे तो हमारे मांसपेशियों में वो चीजें होती है और वहां पे क्या होता है बच्चों? क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बन जाता है। और अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उस पायरुवेट का ब्रेकडाउन हुआ तो पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है और पूरा एनर्जी मिलता है। यानी एक मॉलिक्यूल अगर कभी भी ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा बच्चों तो लगभग 36 टू 38 एटीपी एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है? एटीपी। 36 से 38 मिल जाता है कब? जब एक कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तब। लेकिन 36 एटीपी हमेशा नहीं मिलेगा, जब ये बढ़िया से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करोगे तब। नहीं तो ये कहीं 6 एटीपी भी मिल सकता है, कहीं 2 एटीपी भी मिल सकता है, कम कम भी यहाँ मिल सकता है। तो बच्चों सच बताना कैसा लगा क्लास? क्या आपको ये सब पहले से पता था? और पता होगा तो क्या आप इतने आसानी से फील कर पा रहे थे? आई थिंक नहीं फील कर पा रहोगे। अगर थोड़ा लेक्चर डिफिकल्ट लगा होगा तो एक बार फिर से देखना आपको और अपना बुक को एक बार पढ़ोगे तो पूरा का पूरा बच्चों ये टॉपिक एकदम आसान पानी की तरह फिल्टर फिल्टर दिखाई देगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए मैं आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।